भी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछले क्लास में देखा था 10 क्वेश्चन जो 12 सितंबर के शिफ्ट फर्स्ट के पेपर में आए हुए थे। हम 10 क्वेश्चन देख चुके हैं, आज हम उसके आगे देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है सेंटेंस रीअरेंजमेंट का। ऐसे क्वेश्चन जो दिए जाते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें 4 सेंटेंसेस जो है वो जंबल्ड ऑर्डर में दिए जाते हैं और उन्हें हमें अरेंज करना होता है, मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है। जैसे यहाँ पे आप डायरेक्शन देख सकते हैं, सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर, यानी नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस हैं ये पैराग्राफ के सेंटेंसेस हैं और इन्हें जंबल्ड ऑर्डर में दिया गया है। अरेंज द सेंटेंसेस इन दी करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ, यानी आपको क्या करना है, इन सेंटेंस को अरेंज करके एक मीनिंगफुल और कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना। चलिए इसमें हम देखते हैं, इसमें यदि हम देखिए इसमें हम क्या चालाकी निकाल सकते हैं, क्या सावधानी और क्या जो है यहाँ पे हम जल्दी से करने के लिए कुछ व्यवस्था बना सकते हैं। जैसे कि यदि हमें इसमें ये पहचान में आ जाए कि पहला सेंटेंस कौन सा हो सकता है तो हमें कुछ मदद मिल जाएगी। वैसे हम सबसे पहले से ऑप्शन से करना चाहिए। ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन में देखिए क्या है, ऑप्शन बता रहा है, ऑप्शन से पहले हम ऑप्शन से इसकी मदद लेते हैं। देखिए ऑप्शन में पहला बता रहा है कि आपको या तो क्वेश्चन को डी से शुरुआत करनी है या आपको सी से शुरुआत करनी है। तो यानी आपको ए और बी पे ध्यान ही नहीं देना है, पहले सी या डी में देखो कि कौन पहले हो सकता है। तो हम यहाँ पे अगर देखने चलते हैं, सी में क्या जा रहा है, देखिए सी और डी में क्या कहा जा रहा है, इनमें हम देख लेते हैं। सी में कहा जा रहा है द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मिंग कैरेक्टर एंड ओपिनियन इज वेरी ग्रेट एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल। यहाँ कहा जा रहा है क्या है, कैरेक्टर और ओपिनियन को बनाने में यानी फॉर्म करने में एजुकेशन का महत्व, इम्पोर्टेंस या नाउन के रूप में एजुकेशन यानी शिक्षा का महत्व क्या है, देखिए क्या महत्व है, कैसा महत्व है, बहुत ग्रेट यानी बहुत ही महान और बहुत ही अच्छा। और ये क्या होता है, रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल, ये सभी के द्वारा जाना जाता है, यानी सभी के द्वारा जाना हुआ है, इन सभी लोग जानते हैं। कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी का कैरेक्टर या किसी का ओपिनियन फॉर्म करने में एजुकेशन का महत्व बहुत ही अधिक है, बहुत ही अधिक, बहुत ही अच्छा है, ये चीज़ें सभी जानते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे पहले में ये कहा गया। दूसरे में हम देखते हैं दूसरे सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, यानी हमारा जो अगला सेंटेंस है उसमें क्या कहा जा रहा है, यहाँ हम देखेंगे। यहाँ कहा जा रहा है एजुकेशन इज एज अ रूल द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑन द साइड ऑफ व्हाट एग्जिस्ट एंड अगेन फंडामेंटल चेंज। अगर यहाँ देखेंगे आप, एक वर्ड आया स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, देखिए यहाँ पे क्या आया, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। इसका मतलब ये इतना हमें बता रहा है, ये इतना हमें बता रहा है कि भाई कुछ और फोर्स की बात की गई है पहले से, जिसमें से क्या बताया जा रहा है, एजुकेशन को बताया जा रहा है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बताया जा रहा है। तो इस हिसाब से हमें क्या पता चल रहा है कि भाई इसका मतलब और जो भी चीज़ें किसी व्यक्ति के ओपिनियन या कैरेक्टर को फॉर्म करने में और सी महत्वपूर्ण फोर्स क्या हैं, उनकी बात पहले कहीं की जानी चाहिए, ये चीज़ हमें पता चल रहा है। इसका मतलब ये सेंटेंस पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, सिर्फ हमने कहाँ से पता लगाया, सिर्फ यहाँ से स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स से। भाई ये इसे क्या कहा जा रहा है, एजुकेशन को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बताया जा रहा है, इसका मतलब अन्य फोर्सेस कहीं ना कहीं बात किए गए होंगे। चलिए हम देखते हैं, इसका मतलब हमें इसी से कंफर्म हो गया इतना कि ये वाला सेंटेंस पहले नहीं हो सकता, तो हम इसे पहले ना रख करके अब क्या रखेंगे, पहला हम रखेंगे सी वाले को, क्योंकि हमारे पास ये दोनों ऑप्शन अब ये क्या होते हैं, हट जाते हैं। अगर ये हट जाते हैं तो अब हमारे पास दोनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अब दोनों ऑप्शन को देखिए आप ध्यान से, तो अगर आप दोनों ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा कि भाई सी के बाद या तो ए आएगा या बी आएगा। चलिए हम ए और बी के बीच में देख लेते हैं कि कौन पहले आना चाहिए।
तो अगर हम ए को परिणत करें, द जेन्युइन बिलीफ्स, जो जेन्युइन बिलीफ्स हैं, दो नॉट अनकॉन्शियसली एक्वायर्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रन। कह रहा है कि जेन्युइन बिलीफ की बात की जा रही है, यद्यपि की क्या, यद्यपि नॉट कॉन्शियसली यानी ये सचेतता पूर्वक, यानी जागरूकता पूर्वक कह लें, जागरूकता पूर्वक एक्वायर्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रन, मतलब अधिकतर चिल्ड्रन के द्वारा ये सचेतता पूर्वक जो है नहीं जाने जाते हैं, नॉट कॉन्शियस मतलब प्राप्त किए जाते हैं जेन्युइन बिलीफ। अब क्या करा, एंड इवन इफ, और यदि, यदि दे डिपार्ट फ्रॉम दीज बिलीफ्स इन लेटर लाइफ। तो बात क्या कर रहा है देखिए यहाँ पे कि इफ दे डिपार्ट फ्रॉम दीज बिलीफ्स इन लेटर लाइफ, कह रहा है यदि वे डिपार्ट कर जाते हैं, डिपार्ट मतलब इन जो बिलीफ की बात की जा रही, इन बिलीफ से जो है वो डिपार्ट मतलब इन बिलीफ से विश्वास अपना हटा लेते हैं बाद के जीवन में, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। अगले वाले हम देखते हैं क्या है, बीम कहा जा रहा है समथिंग ऑफ देम। अच्छा एक चीज़ और आगे देखिए, समथिंग ऑफ देम, यहाँ पे देम जो वर्ड है ये एक क्या है, एक प्रोनाउन है जो किसके लिए आया, दे के लिए आया हुआ है। इसका मतलब दे की बात पहले हो जानी चाहिए। अभी तक हमने अगर सेंटेंस देखें तो हमने सी पढ़ा हुआ है, क्योंकि हमने कहा डी नहीं हो सकता, पहला डी नहीं हो सकता, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन सही हैं इनके आधार पर। देखिए अब जब डी नहीं हो सकता तो हमने बात की भाई अब ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो हम बात कर रहे हैं अब बी की, या तो बी लें या तो ए लें। अगर हम बी लेंगे, अगर पहले बी लेना चाहते हैं, हम बी लेंगे, तो दिम जो वर्ड आया है ये किसके लिए आया है, वो चीज़ें आनी चाहिए पहले, तो वो चीज़ें आई नहीं हुई हैं। तो यहीं से हम पकड़ सकते हैं समथिंग ऑफ देम, यानी उनमें से कुछ, रिमेन्स डीपली इम्प्लांटेड, यानी ये डीपली इम्प्लांट कर दी जाती हैं, स्थापित कर दी जाती हैं, स्थापित रहती हैं हम कह लें, ठीक है, इम्प्लांट रहती हैं, रेडी टू इमर्ज, और वो रेडी रहती हैं इमर्ज करने के लिए, मतलब निकलने के लिए, इन अ टाइम ऑफ स्ट्रेस ऑफ क्राइसिस, यानी जब आपदा का तनाव आएगा उस टाइम में वो अपने आप ही इमर्ज हो जाती हैं, इमर्ज होने के लिए रेडी रहती हैं, वो दिमाग में क्या रहती हैं, इम्प्लांट रहती हैं। तो आप चाहे इसका मीनिंग निकाल पाएँ या ना निकाल पाएँ, लेकिन आप यहाँ पर देखिए कुछ कनेक्शन देख सकते हैं। दिम जो वर्ड आया है अभी हमने इसके पहले यही अकेले सेंटेंस लिया है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मिंग कैरेक्टर एंड ओपिनियन इज वेरी ग्रेट एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल। यहाँ पे आपको एक ही चीज़ की बात पता चली, एजुकेशन की बात चल रही थी। और अगर आप इसके बाद आप बी लेते हैं तो दिम जो आया ये किसके लिए आया, तो आप इसे नहीं रख सकते। तो आप क्या रखेंगे, इसके पहले देखिए क्या हम ये वाला रख सकते हैं, ए रख सकते हैं। देखिए ए में क्या है, जेन्युइन बिलीफ्स कहा जा रहा है। अच्छा जेन्युइन बिलीफ्स कहा गया, तो हमने अभी बात किया था कि क्या है, देखिए एक एजुकेशन की बात की जा रही, यहाँ बात चल रही है कि किसी का कैरेक्टर और ओपिनियन फ्रेम करने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जिसमें से एजुकेशन को बताया गया एक इम्पॉर्टेंट चीज़, और क्या करें, और अन्य कई बिलीफ, हालांकि उनका इसमें वर्णन नहीं है, लेकिन कई बिलीफ के बताया जा रहा है, जेन्युइन बिलीफ्स। तो देखिए यहाँ पे ये नाउन जो बिलीफ्स है इसी के लिए बी वाले में दिम का प्रयोग इसी के लिए आ रहा है। तो हमें क्या ढूंढना था, अगर बी में हम जाएं तो बी के अकॉर्डिंग हमें ढूंढना था कि ये दिम जो प्रयोग हो रहा है किसके लिए प्रयोग हो रहा है। तो ये प्रयोग हो रहा है देखिए ए में आए हुए बिलीफ्स के लिए, यानी द जेन्युइन बिलीफ्स दो नॉट अनकॉन्शियसली एक्वायर्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रन एंड इवन इफ दे डिपार्ट फ्रॉम दीज बिलीफ्स इन लेटर लाइफ। अब कह रहा है समथिंग ऑफ देम, यानी उनमें से, अब इसी बिलीफ की बात हो रही है, उनमें से कुछ क्या है, माइंड में डीपली इम्प्लांट, क्या इम्प्लांट रहती हैं, और वो क्या होती हैं, क्राइसिस के समय, क्राइसिस के स्ट्रेस के समय क्या होती हैं, वो इमर्ज होने के लिए रेडी रहती हैं। तो ये चीज़ें अब देखिए कनेक्ट हो रहा है, तो आप देखेंगे क्या हमें क्या लेना पड़ेगा, पहले हमें लेना पड़ेगा ए, तो इस हिसाब से हम ये करके निकल जाएंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी जो है रीअरेंज वाले सेंटेंस को इस तरीके से करते हैं। हम इसकी और बाद में बहुत ही डिटेल में एक एक कनेक्शन को ढूंढेंगे कैसे करते हैं। चलिए अभी हमने इस पर काफ़ी टाइम व्यतीत कर लिया है, तो हम आज अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये डी वाला लास्ट में हो जाएगा, हमें यहाँ पे करना ही नहीं है। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कहा जा रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए एक वर्ड हमें लेना है। इन इंडियन माइथोलॉजी
इंडियन माइथोलॉजी में क्या जा रहा है, मोस्ट ऑफ द असुरास, असुर यानी असुर का प्लूरल है असुरास, विश टू बी नेबर एबल टू डाई, यानी इंडियन जो माइथोलॉजी है उसमें कहा जा रहा है मोस्ट ऑफ असुरास यानी अधिकतर असुर जो हैं, जो राक्षस हैं, वो विश यानी विश करते हैं, क्या करते हैं, विश यानी कि कामना करते हैं, इच्छा करते हैं क्या होने का, कभी भी, देखिए क्या लगा हुआ है, नेवर एबल टू डाई यानी कभी भी ना मरने का, समझ लीजिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कभी भी ना मरने के योग्य होने का की कामना करते हैं। तो हमें जो अंडरलाइन किया गया वो है नेबर एबल टू डाई यानी कभी ना मरने के योग्य। तो हम देखेंगे इनविंसिबल, ये वर्ड पहले भी आ चुका है, हम इसको देख चुके हैं। इनविंसिबल मतलब होता है अजेय, जिससे ना जीता जा सके। यहाँ पे एक ये भी वर्ड भी हम देख चुके हैं, इनविजिबल यानी अदृश्य। इमॉर्टल मतलब होता है अमर, जो कभी ना मरे वो होता है इमॉर्टल। तो इस वर्ड के लिए क्या हो गया, इमॉर्टल। इम्परवियस एक वर्ड है, इम्परवियस का मतलब होता है अभेद्य, नॉट अफेक्टेड आर इन्फ्लुएंस्ड बाई समथिंग, यानी जो किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होता है, कोई भी चीज़ उसे भेद नहीं कर सकती है, उसको पार नहीं पा सकती उससे, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी इम्परवियस। इम्परवियस हो गई, तो आप देखेंगे यहाँ इम्परवियस मतलब अभेद्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, यानी ये एक्टिव वॉइस में दिया है, हमें पैसिव वॉइस देखना है। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हमने कहा था हम क्या देखेंगे, वर्ब को देखेंगे। वर्ब के हिसाब से ये लग रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा है यहाँ पे जो नाउन है, सीक्रेट है, उसके पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसको हम साथ में ले आएंगे और उसे सब्जेक्ट बनाएंगे। तो माई सीक्रेट सब्जेक्ट हो गया, तो ये सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर। सिंगुलर के हिसाब से हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैज़ के साथ अब बीन लगाना है, क्योंकि सिंगुलर है, हैज़ लगाना चाहिए, तो हैड गलत हो गया। यहाँ हैज़ के साथ बीन लगना चाहिए, तो इसमें बीन नहीं लगा था, देखिए ये गलत हो गया। बीन इसमें लगा दिख रहा है, अभी इसमें बिल है, अब बीन लग गया, ये भी गलत हो गया। तो वर्ब के आधार पर ही हमारा ये सही हो गया। अगला हम देखते हैं, अगले में क्या कहा जा रहा है कि भाई सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड, जो ब्रैकेट किया गया वर्ड है उसका हमें क्या करना, ढूंढना है, हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ढूंढना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, क्या कहा जा रहा है, ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, यानी कोविड टाइम के दौरान मैनी ऑर्गेनाइजेशन मेड। अब देखिए ये जो वर्ड दिया गया है इससे इसी का सिनोनिम ढूंढना है हमें यहाँ। सेंटिमेंटल का, सेंटिमेंटल मतलब भावात्मक, तो भावात्मक का सिनोनिम क्या होगा, यानी कि क्या करा है, कोविड टाइम के दौरान बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था, सेंटिमेंटल अपील की थी टू रेज फंड फॉर माइग्रेंट्स के लिए फंड रेज करने के लिए अपील की थी, भावात्मक अपील की थी, किसने, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने, ये बात की जा रही है। तो हम सेंटिमेंटल का अगर देखने आएंगे तो यहाँ पे हम इनकी मीनिंग देखते हैं, एग्जैक्ट मीनिंग की क्या है। देखिए यहाँ पे मीनिंग कहा जा रहा है मॉकिश। मॉकिश का मतलब होता है, देखिए, एक्सप्रेसिंग आर शेयरिंग इमोशन इन अ वे दैट इज एग्जैजरेटेड आर एम्ब्रेसिंग, यानी कि क्या, एक्सप्रेस करना या शेयर करना, इमोशन यानी अपने इमोशन को शेयर करना या एक्सप्रेस करना, और इस तरीके से एक्सप्रेस करना जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाए, या बहुत ज़्यादा क्या, एम्ब्रेसिंग हो। एम्ब्रेसिंग मतलब बहुत ज़्यादा शर्मिंदा करने वाला, मतलब गिड़गिड़ा करके गिड़गिड़ाने वाला टाइप का क्या करना, यहाँ अपील करना। तो सेंटिमेंटल हो गया, भावात्मक हो गया, तो ये इसका एग्जैक्ट सिनोनिम है। सिंसियर का मतलब क्या होता है, सिंसियर होता है, सिंसियर क्या चीज़ें हो सकती हैं, किसी फीलिंग को आप सिंसियर कह सकते हैं, किसी विश्वास को आप सिंसियर कह सकते हैं, या किसी बिहेवियर को आप सिंसियर कह सकते हैं। और क्या चीज़ें, देखिए इस मतलब ये है, आप इन चीज़ों को सिंसियर कह सकते हैं। जैसे वो क्या होगा, शोइंग व्हाट यू रियली थिंक आर फील, मतलब तुम क्या वास्तव में क्या सोचते हो या क्या फील करते हो, इस चीज़ को दिखाना जो है वो क्या कहलाता है, वो सिंसियर होता है। यही चीज़ सिंसियर होती है, मतलब तुम क्या सोच रहे हो या क्या अनुभव कर रहे हो, उस चीज़ को दिखाना, ये क्या होता है, यही है सिंसियर। ये किसी फीलिंग को आप ऐसे सिंसियर कह सकते हो, मतलब अगर अच्छी फीलिंग है तो आप क्या कहोगे, सिंसियर फीलिंग है। ऐसे बिलीफ, सिंसियर बिलीफ है, सिंसियर बिहेवियर है, मतलब इनके बारे में ये सिंसियर वर्ड प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए साइनिकल। साइनिकल मतलब होता है कुटिल, कुटिल यानी चालाक, यानी कि जो बहुत चतुर, जैसे बिलीविंग दैट पीपल ओनली डू थिंग्स,
मतलब साइनिकल का देखिए कुछ अलग ही मीनिंग है कि मतलब ये विश्वास करना मतलब कोई व्यक्ति है वो ये विश्वास करता है कि लोग क्या है, कोई चीज़ करते हैं क्या, ओनली डू थिंग्स टू हेल्प देमसेल्फ, यानी कि लोग कोई चीज़ इसीलिए करते हैं कि वो अपनी मदद के लिए करते हैं, रादर देन फॉर गुड और ऑनेस्ट रीजंस। मतलब अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये सोचता है कि कोई लोग जो है वो कोई भी काम करता है तो उसको इसलिए करता है क्योंकि वो क्या चाहता है, वो अपने हेल्प के लिए करता है, उसको अपने हेल्प के लिए, मतलब इस चीज़ से सबसे पहले मेरी मदद होगी, इसकी अपेक्षा कि ये अच्छे कारणों के लिए किया जा रहा है। यहाँ पे आप शायद एग्जैक्ट यहाँ पे समझने की बात यह है कि अगर मैंने किसी की हेल्प की, सामने वाले व्यक्ति ने ये सोचा कि भाई मैंने जो हेल्प की है इसमें मेरा खुद का कोई स्वार्थ छिपा हुआ है, मैंने हेल्प इसीलिए की है क्योंकि मेरा खुद का स्वार्थ छिपा हुआ है, मैं किसी अच्छे कारण के लिए या किसी ऑनेस्ट रीजन से मैं ये नहीं कर रहा हूँ। ये कौन सोच रहा, ये बगल में खड़ा मेरे एक व्यक्ति सोच रहा है मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं ये किसी ऑनेस्ट रीजन से कर रहा हूँ या किसी अच्छे कारण से कर रहा हूँ, लेकिन बगल वाला व्यक्ति सोच रहा है नहीं, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इसका स्वार्थ इसमें छुपा हुआ है, इसलिए ये इस व्यक्ति की मदद कर रहा है। तो ये व्यक्ति जो ये ऐसा सोच रहा है, ऐसे व्यक्ति के विश्वास को, कि वो उसका जो विश्वास है, इस प्रकार का विश्वास करना कि मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का स्वार्थ है, इसी चीज़ को कहते हैं साइनिकल, योग्य कुटिल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो मीनिंग एग्जैक्टली प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक होता है, तो जो वास्तविक जीवन में उपयोग होता है वो क्या है, वो प्रैक्टिकल। तो हमने देखा यहाँ मॉकिश जो है हमारा, ये वर्ड हमारा भावात्मक अपील को दिखा रहा है, तो ये हमारा इसके सिनोनिम में हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगले में कहा जा रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए अंडरलाइंड वर्ड एक वर्ड अंडरलाइंड है, अथेइस्ट जो है, ही इज एन अथेइस्ट, यानी वह अथेइस्ट। अगर मान लीजिए हमें अथेइस्ट का मीनिंग नहीं पता चल रही है, उसी की मीनिंग दी हुई चारों ऑप्शन में। अब आगे हम पढ़ते हैं, आल्दो ही रिस्पेक्ट्स एवरी वंस बिलीफ। बिलीफ का आप मतलब बिलीफ का एक मतलब धर्म से भी होता है, बिलीफ मतलब रिलीजन से ले सकते हैं आप, कि क्या है, यद्यपि कि वह सम्मान करता है प्रत्येक की बिलीफ का, यानी प्रत्येक के विश्वास का, प्रत्येक की फेथ का, प्रत्येक के क्या है, रिलीजन का, यानी सभी के विश्वास का, सभी के रिलीजन का वो फिर भी विश्वास करता है, मतलब सम्मान करता है, जबकि क्या है, वह अथेइस्ट है करें। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे, यानी वह एक नास्तिक है, नास्तिक होने के बावजूद वो क्या करता है, सबके जो वो होते हैं बिलीफ होते हैं उनका सम्मान करता है। तो हम कहेंगे वन हु बिलीव्स इन गॉड। तो इसका दिया जा रहा है, देखिए क्या है कि ऐसे व्यक्ति को आप कहेंगे एथेइस्ट जो बिलीव करता है गॉड में, नहीं ये नहीं होगा। वन हु बिलीव्स इन नेचर, जो नेचर में बिलीव करता है। वन हु इज एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं जो समझ लीजिए एक्सट्रीम में विश्वास करता है, किसी के उच्च चरम पे विश्वास करता है एकदम, मतलब आप इससे जैसे कह सकते हैं कि मतलब कट्टर, आप कट्टर कह सकते हैं, किसी चीज़ को कट्टरता से एकदम पालन करने वाला कट्टरवादी जो होगा उसे एक्सट्रीमिस्ट आप कह सकते हैं। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ये वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अथेइस्ट हम कह रहे हैं, इसका मतलब नास्तिक, वो एक ऐसा व्यक्ति जो गॉड में विश्वास नहीं करता है, फिर भी वो क्या करता है, अन्य के प्रत्येक लोगों के जो बिलीफ है यानी उनमें विश्वास करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब फॉलोइंग सेंटेंस में एक ईडियम दिया गया है। अब पहले हम इसका मीनिंग निकालते हैं सेंटेंस का। इन माई न्यू ऑफिस, यानी मेरे नए ऑफिस में, ऑल एम्प्लॉयज वर डिफरेंट, यानी सभी एम्प्लॉई क्या थे, वो डिफरेंट थे, वर डिफरेंट, सो आई फेल्ट, इसलिए मैंने महसूस किया था, लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। मैंने कैसे, लाइक यहाँ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन क्या बता रहा है कि मैंने एक मछली जैसे पानी से बाहर हो उस तरह का मैंने क्या किया था, महसूस किया था, क्योंकि मैं नए ऑफिस में पहुंचा था, वहाँ पे जो एम्प्लॉई थे वो सब अलग थे, पहले जिस ऑफिस में था उस ऑफिस में सभी एम्प्लॉय उसके जान पहचान, मतलब एक प्रकार से परिचय हो चुका था। अभी वो नए ऑफिस में पहले दिन पहुंचा था तो वहाँ सभी एम्प्लॉय उसके जान पहचान के नहीं थे, तो क्या है, अब वो कैसे महसूस कर रहा था
कि जैसे एक फिश को आप वाटर से बाहर रख दीजिए तो वो जैसा महसूस करती वैसा उसने महसूस किया था। तो अब देखिए आप यहाँ पे इस वर्ड में देखिए फिश आउट ऑफ वाटर, यानी आप किसी फिश को वाटर के बाहर रख देते हैं कैसा महसूस करेगी। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। अनकंफर्टेबल महसूस करेगी। अनकंफर्टेबल मतलब होता है कि कंफर्ट मतलब हो गया आराम, और आराम का विपरीत हो गया क्या, वो आराम में महसूस नहीं कर रही, इसका मतलब है तो अनकंफर्टेबल हो गई। अब देखिए ये वर्ड ज़्यादा उपयुक्त होगा, या आगे देख लेते हैं हम। होमलेस, कि घर से मतलब उसका घर छीन लिया गया ऐसा महसूस कर रही है। या देखिए फ्रस्ट्रेटेड, या फ्रस्ट्रेटेड महसूस करेगी। या डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मतलब हो गया निराश, निराश महसूस करेगी। तो हमें देखिए आप सोचेंगे भाई कि अगर आप जनरल सा सोचेंगे, जनरल सा अपना वो सोचेंगे, तो आपको लगेगा कि भाई फिश जो है पानी में उसका घर होता है, और घर से अब बाहर रख दिया गया तो होमलेस हो गई है। तो हमें एकदम सिंपल सी मीनिंग नहीं सोचनी है कि उसके वर्ड से जो एकदम सिंपल सी मीनिंग निकले वो सोचते हैं। हमें थोड़ा लॉजिकल चीज़ सोचनी है कि भाई लॉजिकल होनी चाहिए। तो ये किसके लिए प्रयोग की, भाई ऐसा क्या प्रयोग किया जाएगा, कोई मछली को हम आउट ऑफ वाटर कर दे रहे हैं तो वो होमलेस हो गई, तो ऐसा आप नहीं सोच करके क्या इस थोड़ा लॉजिकल सोचेंगे तो क्या आपको लगेगा भाई अनकंफर्टेबल महसूस करेगी। आप इसके हिसाब से सोचिए ना, मछली के हिसाब से नहीं, आप जो सेंटेंस दिया गया उसके हिसाब से भी सोचिए कि क्या व्यक्ति वो नए ऑफिस में जब पहुंचा तो क्या वो होमलेस हो जाएगा, होमलेस तो होगा नहीं वो बल्कि वहाँ पे अनकंफर्टेबल महसूस करेगा। फ्रस्ट्रेट भी नहीं होगा कि फ्रस्ट्रेट मतलब घबराया हुआ, घबराया हुआ, ठीक है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, बहुत ही घबराया हुआ, तो घबराया हुआ भी नहीं महसूस करेगा। ना ही डिसअपॉइंटेड, ना ही निराश नज़र आएगा, वो क्या होगा अनकंफर्ट में रहेगा थोड़ा। अगर जान पहचान वाले ऑफिस में था तो वहाँ थोड़ा उसका कंफर्ट था, कंफर्टेबल था, अब यहाँ अनकंफर्टेबल होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ से वर्ड के माध्यम से ईडियम की मीनिंग तो निकाल लेंगे, लेकिन उसको बैठाएंगे सेंटेंस में अगर दिया गया है तो आप बेहतर रूप में उसको वहाँ पे वहाँ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है बैठा करके आप एग्जैक्ट मीनिंग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या उसकी हो गई, इसका आंसर हो गया अनकंफर्टेबल। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पहचानना है हमें। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये पहले भी देखिए वर्ड आ चुका है, हमने जो पिछला टेस्ट किया था उसमें आया था एम्ब्रेस, जो वर्ड है ये आ गया था वहाँ पे। तो इसका मतलब होता है अगर वर्ब के रूप में, ये वर्ब फॉर्म में, तो इसका मतलब है शर्मिंदा करना, शर्मिंदा करना। अब देखिए ये यहाँ पे है ऑकरेंस, ऑकरेंस मतलब होती है एक घटना, तो ऑकरेंस हो गई घटना। यहाँ एक्सहेलरेट, एक्सहेलरेट जो वर्ड है इसकी स्पेलिंग हम देखेंगे एक्सहिलरेट, ये वर्ड है। एक है अकमोडेट, तो इनकी हम देखते हैं, इनका मीनिंग देखेंगे तो एक्सेलरेट का देखो क्या है, यहाँ पे यल के बाद ए होना चाहिए ना कि ई होना चाहिए। तो इनकी मीनिंग आप यहाँ देख सकते हैं। एम्ब्रेस का मतलब होता है टू मेक समबडी फील साई, यानी किसी को साई फील कराना, या अनकंफर्टेबल फील कराना, या उसे असैम्ड, असैम्ड शर्मिंदा महसूस कराना, स्पेशली इन ए सोशल सिचुएशन, किसी सामाजिक सिचुएशन में उसे शर्मिंदा महसूस करा देना, ये है एम्ब्रेस का मतलब। और अक्रेंस का मतलब होता है घटना, यानी समथिंग दैट हैपन्स और एग्जिस्ट, कोई चीज़ जो घटित होती है या जो अस्तित्व में रहती है उसे हम कहते हैं अक्रेंस। एक्सेलरेट मतलब होता है टू मेक समबडी फील वेरी हैप्पी, यानी किसी को बहुत ज़्यादा प्रसन्न, खुश मतलब फील कराना, या किसी को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, उत्तेजित फील कराना, ये होता है एक्सेलरेट। और यहाँ अकोमोडेट मतलब होता है किसी को मतलब समायोजित करना कोई चीज़। टू प्रोवाइड समबडी विद अ रूम, विद अ रूम आर प्लेस टू स्लीप, यानी किसी को सोने के लिए रूम या स्थान प्रोवाइड कराना, प्रदान कराना, या किसी को रहने या बैठने, यानी सोने, रहने या बैठने के लिए किसी को रूम या स्थान प्रोवाइड कराना, प्रदान कराना, ये क्या होता है उसे अकोमोडेट कराना, यानी निवास प्रदान करना उसको। अकोमोडेशन मतलब क्या होता है, निवास होता है, तो उसी को हो गया निवास किसी को देना, ये हो गया अकोमोडेशन। अगला हम देखेंगे, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंस एन इरर। हमें इरर पहचानना है यहाँ पे, तो हम पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में इसे बांट लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे देख पाएंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बांटते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा, जहाँ से वर्ब स्टार्ट हुई, ये प्रेडिकेट का पार्ट हो गया, और ये पूरा सब्जेक्ट का पार्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के पार्ट में हमारा एक नाउन वो पहचानना है जो सब्जेक्ट वर्ड है और जिसके बारे में सेंटेंस में बात चल रही है। तो यहाँ देखिए एक पॉजिटिव केस में नाउन है मिसिज श्री लक्ष्मीस, देखिए लक्ष्मीस म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यहाँ ये एक नाउन है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस की बात चल रही है, किसके,
मिसिस श्री लक्ष्मी के म्यूजिकल इंटेलिजेंस, उनके जो म्यूजिक को लेकर के जो उनकी बुद्धिमत्ता है, मिसिस श्री लक्ष्मी की म्यूजिकल इंटेलिजेंस के बारे में बात की जा रही है। तो हम कहेंगे देखिए क्या बात की जा रही है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस के बारे में। तो एक ही चीज़ हुई है, एक ही क्वालिटी को बात की जा रही है, इंटेलिजेंस। तो बात इसकी चल रही है, जो ये सब्जेक्ट वर्ड हो गया, तो ये क्या हो गया, ये सिंगुलर दिख रहा है, सिंगुलर दिख रहा है, तो इज बिल्कुल सही है हमारा यहाँ। इज के बाद एक वर्ड लगा है, देखिए सुप्रियर। सुप्रियर हमारा एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। ये देखिए इसका मतलब ये एक एडजेक्टिव है जो क्या करेगा, जो इनके अंदर जो इंटेलिजेंस है और जो ये मिसिस सुमास इंटेलिजेंस है, इनके बीच में तुलना करने का कार्य करेगा। ये हमें कैसे पता चला, देन के लगे होने से, देन। और ये हम जानते हैं किसी एडजेक्टिव का सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री जो होता है वो तुलना करने के लिए प्रयोग होती है। तो आप पढ़ेंगे एडजेक्टिव की कुछ डिग्री ऐसी हैं जो मतलब अन्य लैंग्वेज से ली गई हैं, जिनको अन्य लैंग्वेज से लिया गया है, वो अन्य लैंग्वेज से होने के कारण वो क्या सुपरलेटिव डिग्री जो है वो प्रीपोजिशन हमारा जो देन प्रीपोजिशन है, ये देन प्रीपोजिशन न लेकर के अपने साथ टू प्रीपोजिशन लेती हैं, जिसमें ये सुपीरियर भी उन्हीं में से एक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सुपीरियर के बाद देन लगना चाहिए, देन की जगह में टू लगना चाहिए, ना कि वो लगना चाहिए। तो ये हमारी हो गई। हम यहाँ कह रहे थे मिसिज श्री लक्ष्मी की म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो है वो अधिक सुपीरियर है किसकी अपेक्षा, मिसिस शुमा की म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। यहाँ पे ये सेंस आ रहा था, तो हम यहाँ पे देखेंगे ये वर्ड में आप देखेंगे कि इसके साथ टू होना चाहिए, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा हमारा ये वाला पार्ट। अगला देखेंगे हम, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं यहाँ पे जो अंडरलाइंड है यहीं पे गलती है, ये बताया गया हमें। अब इसको रिप्लेस भी करना है। हम देखेंगे इफ़ आई वाज द क्वीन, यदि मैं, क्या कहा जा रहा है, यदि मैं क्वीन होती, आई वुड गिव अ हैंडसम सम टूवर्ड्स एजुकेशन। तो मैं क्या करती, मैं हैंडसम मतलब अच्छी मात्रा में हैंडसम सम कहा जा रहा है, मतलब अच्छी मात्रा में क्या होता है, एजुकेशन के लिए जो है मैं अच्छे मात्रा में समझ लीजिए धन देती। सम का मतलब वो है यहाँ पे इकट्ठा जो धन के लिए प्रयोग किया जा रहा है ऐसे। तो आप कहेंगे हैंडसम सम मतलब ठीक मात्रा में क्या होता, मैं इतना सम यहाँ पे देती है कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कल्पना की जा रही है, यहाँ पे जहाँ कल्पना की जा रही होती है वहाँ पे थोड़ा सा ये जो होता है आई के साथ हम क्या लगाते हैं, पास्ट में वर लगाते हैं। अगर पास्ट में कोई कल्पना करनी होती है तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे आई। इफ़ आई वर द क्वीन, क्वीन है नहीं, कल्पना की गई है, कह रही है कि यदि मैं क्वीन होती तो मैं एजुकेशन के लिए मतलब ढेर सारा खर्च करती, ढेर सारा चीज़ देती। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, वर, तो ये लगाना चाहिए हमें, आई वर द क्वीन। अगला आ जाते हैं हम, देखिए यहाँ पे सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है हमें। तो हम यहाँ देखेंगे एक्सीड मतलब होता है किसी चीज़ का निश्चित सीमा से अधिक हो जाना, एक्सीड। प्रोसीड मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है। ये सक्सीड मतलब होता है सफल होना। ये वर्ड देखिए ऐसे वर्ड हैं, अभी हमने सिर्फ 2 दिन के पेपर को हल किया है, वो 2 दिन के क्या 2 शिफ्ट के पेपर को हम हल कर रहे हैं, और आपको मैक्सिमम वर्ड मिलेंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखिए सक्सीड वर्ड वहाँ भी आया था, यहाँ आप देख सकते हैं। अभी हम देखें कितने वर्ड हमें ऐसे मिले जो दो ही टेस्ट में कितने रिपीट हो गए। इस तरीके से अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को हल कर लेते हैं, तो आपके वर्ड पावर में भी देखेंगे आप कुछ वर्ड ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार एग्जाम में आते हैं वो। और यहाँ पे आप कुछ चालाकियाँ देखेंगे, हम कुछ हमारे पास कुछ टेस्ट कर लेंगे तो कुछ वर्ड अगर इकट्ठा हो जाएंगे तब हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से आप वर्ड पावर को भी किस तरीके से हल कर सकते हैं। कहीं पे एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा, कहीं पे हम जो है देखेंगे कि वही वर्ड पहले क्वेश्चन में आया हुआ है और उसकी मीनिंग वहाँ पे पता चल रही है हमें, और वही वर्ड बाद में पूछ लिया गया है, तो हम पहले क्वेश्चन से उसकी मीनिंग निकाल करके दूसरे वाले क्वेश्चन में आ करके उसका प्रयोग करके हम ऐसे कुछ क्वेश्चन हल कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हम आपको वहाँ पे दिखाएंगे। तो आप देखिए यहाँ क्या है, सक्सीड मतलब होता है सफल होना, ये प्रीसीड है, प्रीसीड मतलब किसी चीज़ का पहले होना, तो प्रीसीड होगा। तो प्रीसीड में एक ही ई होता है यहाँ पे और डी के बाद ई होता है, तो यहाँ पे ये प्रीसीड गलत है, यानी यहाँ पे सी के बाद ई, उसके बाद डी के बाद ई होना चाहिए। तो ये सारे वर्ब थे, वर्ब फॉर्म थे हमारे। देखिए यहाँ पे एक्सीड का मतलब होता है टू बी ग्रेटर देन अ पार्टिकुलर नंबर और अमाउंट, यानी एक विशेष नंबर या विशेष अमाउंट, विशेष मात्रा से क्या होना की अपेक्षा अधिक होना।
तो मतलब वही मैंने कहा कि एक निश्चित सीमा निर्धारित की गई थी इतना होना, लेकिन उससे एक्सीड कर गया, यानी उसकी अपेक्षा क्या हो गया, वो ज़्यादा हो गया। तो वही बात कही जा रही है यहाँ। प्रोसीड का मतलब होता है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। प्रोसीड मतलब कोई चीज़ करना, आप कर रहे थे, और करना क्या, करना उसको जारी रखना। दैट हैज़ बीन ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, कहा जा रहा है ना जो पहले से स्टार्ट किया गया है या जो कि पहले से चल रहा है उसे क्या करना, जारी रखना, ये प्रोसीड होता है। वही चीज़ है आगे बढ़ना। आगे बढ़ना मतलब जो पहले कर रहे थे उसी चीज़ में आगे बढ़ते रहिए, कंटिन्यू रखिए उसको। तो सक्सीड मतलब होता है टू कम नेक्स्ट आफ्टर समबडी समथिंग। सक्सीड मतलब क्या होगा, सक्सीड का एक मतलब ये भी है, सक्सीड और प्रीसीड। सक्सीड का मतलब होता है सफल होना भी। सफल होने में क्या होता है, हम किसी को पीछे कर देते हैं और उसके आगे आ जाते हैं। भाई चाहे नंबर में हो, सक्सीड सफल होना का क्या कहा जाता है, सफल होना ये है कि भाई आप सफल हो गए, कोई फेल हो गया तो फेल वाले से आप क्या हो गए, आगे हो गए। तो वही हमने कहा था किसी भी वर्ड की अलग अलग सेंस में अलग अलग मीनिंग होती है, तो हमने वो वाली मीनिंग उठाई यहाँ पे जो यहाँ प्रीसीड का एंटोनिम्स हो रही है, इसलिए सक्सीड का ये उठाया हमने। पिछले वाले में सक्सीड की मीनिंग क्या उठाई थी, वहाँ पे टू बी सक्सेसफुल, सफल होने का हमने मीनिंग उठाया था। तो ये देखिए क्या है, टू कम नेक्स्ट यानी अगला आना, आफ्टर समबडी समथिंग मतलब किसी के बाद या किसी वस्तु के बाद अगला आना यानी अगला नंबर होना। एंड टेक देयर या इट्स प्लेस आर पोजीशन मतलब किसी के बाद आना और उसका पोजीशन ले लेना। यानी जैसे हम कहें सक्सीड मतलब किसने सक्सीड किया, जैसे हम कहें कि मान लीजिए ये अभी प्रधानमंत्री हमारे जो हैं, इसके बाद इनके स्थान को लेने के लिए जो अगले प्रधानमंत्री आएंगे वो इन प्रधानमंत्री क्या करेंगे, सक्सीड करेंगे। इस सेंस में प्रयोग हो रहा है इस तरीके से। और प्रीसीड मतलब पहले होना, जैसे अभी जो प्रधानमंत्री हैं उनसे पहले जो आए होंगे वो प्रीसीड किए होंगे उनको, तो ये प्रीसीड देखिए। टू हैपन बिफोर समथिंग या कम बिफोर समबडी समथिंग इन ऑर्डर, यानी क्रम में किसी से पहले आ जाना, तो ये चीज़ होता है प्रीसीड। और क्या हो गया ये सक्सीड, एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। तो हमने इनकी बात कर ली, अब हम अगले पार्ट में यहाँ पे हमने डिटेल में इनकी बात कर ली है। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे, अगले पार्ट इसका बनाएंगे तो हम देखेंगे वहाँ पे क्लोज टेस्ट को, जो क्लोज टेस्ट में काफ़ी समय लगता है क्योंकि हम वहाँ पे एक एक रूल को लेकर के डिटेल में हम वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो हम इसको अगले पार्ट में देखते हैं, आज यहीं तक रखते हैं।